नमस्कार। गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता की कल की क्लास में अपने पढ़ चुके थे। खोज एवं विद्वानों का योगदान अपने देख लिया था, अच्छे तरीके से देखा था। प्रमुख विद्वानों में चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रटन बंधु और जॉन मार्शल, ये सारे अपने देख चुके थे। ठीक है। उसके बाद अपने नामकरण देख लिया था, स्वरूप देख लिया था और कालक्रम देख लिया था। यहाँ तक अपने कल की क्लास में पूरा कर चुके थे और उससे आगे की क्लास में अपने आज ये सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे उद्भव, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसका विस्तार क्या है। सबसे पहले अपने इन्हीं दो टॉपिक को लेके बात करेंगे। ठीक। अब मैं कल का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने देख लिया होगा, ये सभ्यता की खोज हो गई थी और उसके बाद चलते चलते अपने पहुंच चुके थे यहाँ लास्ट सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। यहाँ तक अपने देख चुके थे और यहाँ अपने सर्वमान्य काल भी देख चुके थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ अपने देखना है उद्भव एवं विस्तार। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इनको लेके भी विद्वानों में बहुत से मतभेद है, क्योंकि विद्वानों की एक राय हो ही नहीं सकती। इसमें कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर से आए थे, और कुछ तथ्य ये कहते हैं कि यहाँ के लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। उन सभी की मैं बात करूँगा और वो बात करेंगे अपने एक इसमें कालक्रम रह गया था। चलो कालक्रम पहले कर लेते हैं। ये कालक्रम मैं बात कर रहा था क्योंकि विद्वानों के द्वारा इसकी उत्पत्ति का और इसके अंत तक का कालक्रम जो आपने देख लिया था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अच्छा, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी 3 भागों में बांटा जाता है: प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा। देखो, प्राक हड़प्पा में नवपाषाण से लेके और हड़प्पा पाषाण काल का जो अंतिम चरण था, नवपाषाण काल, वहाँ से लेके और हड़प्पा सभ्यता जब अपने चरम पर थी, वहाँ तक का जो काल है वो सारा का सारा इस प्राक हड़प्पा सभ्यता के काल में आता है। और ये था 3500 से 2600 ईसा पूर्व, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल। और भारत के ये जो स्थल है आप इधर सारणी में देख रहे हो, जैसे मुंडीगाक अफगानिस्तान का, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कालीबंगा राजस्थान, किले गुल मोहम्मद ये भी पाकिस्तान में है, राणा गुंडई, कुल्ली नाल, ये कुल्ली नाल भी एक संस्कृति है, आमरी ये भी है, कोटदी जी हड़प्पा, अच्छा कालीबंगा दोबारा आ गया, राखी गड्डी जो अपने भारत में है, बनवाली भी भारत में, और बिराना। तो ये जो स्थल है यहाँ पर हड़प्पा काल से पहले के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा कालीन, यानी वो सभी नगर जो अपने यहाँ पड़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो सारे इसमें आएंगे। और उसके बाद जब नगरों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है तब उत्तर हड़प्पा में आते हैं। और उत्तर हड़प्पा के रोजदी और रंगपुर विशेष रूप से उत्तर हड़प्पा काल के थे। अच्छा, कुछ ऐसे स्थल है जो तीनों ही कालों में थे, तो मैं यहाँ लिख के लेके आया हूँ: सुरकोटदा, धौलावीरा, राखी गढ़ी एवं मांडा। मांडा आपके जम्मू कश्मीर में, और सबसे उत्तरी जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वो मांडा था। तो ये ऐसे स्थल हैं जो सभी कालों में, यानी प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा तीनों में आते हैं। तो अगर ऐसा आप कोई क्वेश्चन देखते हो कि निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा के तीनों कालों से संबंधित है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। ये कालक्रम अपना रह गया था जो अपने आज पूरा करके आए हैं। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, और इसी टॉपिक पर अपने बात करने वाले हैं, उद्भव। अब इस उद्भव को लेके दो मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बाहर से आए थे, यानी यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग स्वदेशी, यानी यहीं के मूल निवासी थे। अब मैं एक बार आपको वैसे सारणी के माध्यम से बता रहा हूँ और बाद में अपने डिटेल में देखेंगे कि इनके इस तथ्य के पीछे क्या कारण है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डी कोसाम्बी, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सुमेरियन सभ्यता के थे। और मार्टिमर व्हीलर ने तो ये भी कह दिया था
कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सुमेरियन सभ्यता की ही एक उपनिवेश है, ये बात की थी। कारण क्या दिया था, तो सबसे पहले अपने इसी को विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, यहां अपने बात कर लेंगे कारण। सबसे पहले विदेशी मत, और विदेशी मत में अपने लेके आए हैं सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश। और यहां अपनी दो चीजों को लेके बात करेंगे, एक तो अपने इसके पक्ष में क्या तर्क है वो पक्ष वाला तर्क रखेंगे, और एक इसके विपक्ष में क्या तर्क है या समर्थन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं इस ये जो मत दिया है इसके समर्थन में कारण क्या है और इसके विरोध में क्या कारण है। ठीक है, दोनों की अपने विस्तार से बात करेंगे। देखो, समर्थन की बात करूं तो विद्वान ये मानते हैं, कौन कौन से विद्वान, डी कोसाम्बी, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता के थे। उनका मानने का कारण क्या है, पहली बात ये कहते हैं कि दोनों ही नगरीय सभ्यताएं हैं, दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं। और बात तो सही है, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये भी सुमेरियन सभ्यता है, और अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है ये भी नगरीय सभ्यता है। तो पहला कारण ये माना है कि दोनों जगह नगरों के अवशेष मिले हैं, तो दोनों एक ही है, या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुई है, सुमेरियन सभ्यता से। दूसरा ये मानते हैं कि दोनों में चाक पर बर्तन बनाए जाते थे, ये दूसरा मत दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं में बर्तन निर्माण की जो प्रणाली है वो सेम है। ये इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी चाक पर बर्तनों का निर्माण करते थे, और सुमेरियन सभ्यता के लोग भी चाक पर ही बर्तनों का निर्माण करते थे। बर्तन निर्माण प्रणाली दोनों की सेम है। तीसरा, दोनों ही सभ्यताओं में तांबे तथा कांसे का प्रयोग किया गया। ये विचार है कि दोनों ही सभ्यताओं में तांबे और कांसे का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। सुमेरियन सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता थी, और इसके समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी कांस्य युगीन सभ्यता है, और दोनों में कांसे का उपयोग किया गया। इस वजह से दोनों एक समान है, या सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से निकल के आई है। चौथा इनका क्या मानना है, इन्होंने कहा कि दोनों ही सभ्यताओं में समान अन्न भंडार प्रणाली है, अन्न भंडार प्रणाली है। दोनों ही सभ्यताओं में समान अन्न भंडार प्रणाली है। और पांचवी बात ये मानते हैं कि दोनों में लिपि का प्रचलन था। तो जो विद्वान यानी डी कोसाम्बी, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने ये माना है कि ये सुमेरियन सभ्यता से निकल के आई है या सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। अच्छा, उपनिवेश वाली बात भी मैं लिख देता हूँ। मार्टिमर व्हीलर ने कहा था, क्या कहा था, उपनिवेश बताया था, उपनिवेश कहा। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, तो ये 5 कारण इन्होंने इसे दिए जो ये समर्थन करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। लेकिन ये बात कितनी सच्चाई है ये अभी देख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को वापस से अपने देखें कि दोनों में वो कौन सी भिन्नताएं हैं जो दोनों को अलग अलग भी बनाती है, तो सबसे पहली भिन्नता क्या होगी, नंबर 1, इन्होंने बात की है लिपि की।
लिपि का प्रचलन था। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखो दोनों की लिपि में बहुत फर्क है। कैसे है ये देखो आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सुमेरियन लिपि, सुमेरियन लिपि, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिंधव लिपि, सिंधव लिपि। और दोनों में फर्क क्या है? पहली बात, सुमेरियन सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि में 900 अक्षर है। कितने अक्षर है? 900 अक्षर। और वहीं अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो यहां पर कितने अक्षर हैं? 400 अक्षर। यानी 400 ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि दोनों ही जो लिपियां हैं उसमें फर्क है। अच्छा, शायद मैंने उल्टा कर दिया इसको, सॉरी। ये जो सुमेरियन लिपि है, सुमेरियन लिपि में कम है 400 अक्षर, और यहाँ है 900 अक्षर। ठीक है। दूसरी बात, सुमेरियन लिपि को कहा जाता है किलाक्षर लिपि। इसको कहा जाता है किलाक्षर लिपि। और वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको कहा जाता है ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदन, यानी भावचित्रात्मक या सर्पिलाकार। देखो फर्क है सभी में। क्यों है फर्क? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि सर्प के समान चलती है, यानी दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर नीचे वाली लाइन में ऐसे उल्टा चलती जाएगी। ऐसा नहीं है भी एंड तक पहुंचने के बाद वापिस से स्टार्ट करेंगे, तो सर्पिलाकार है। दूसरा, यहाँ पर चित्रात्मक लिपि है, एक विशेष शब्द के लिए एक विशेष चित्र बना हुआ है। तीसरा, इसको कहा जाता है ब्रुस्टोफेदन। तो लिपि में भिन्नता ये है, सबसे पहले तो अक्षरों की भिन्नता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 900 अक्षर है, वहीं इसमें 400 है। इसकी लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको ब्रुस्टोफेदन, भावचित्रात्मक या सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा इसमें जो अपने कह सकते हैं दोनों में भिन्नताएं हैं। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता में अगर अपने केवल यही पॉइंट देखते हैं तो ये पूरा सच नहीं है। दूसरा, एक विद्वान हुए हैं HD सांकलिया, और एक रोमिला थापर और फेयर सर्विस। देखो मैं दोनों की कंबाइंड बात कर लूं। इनका ये मानना है कि बलूचिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे, बलूचिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे। तो अपने इन दोनों की ही मैं बात कर लेता हूं। चलो, यहां है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से उद्भव। और ये जो मत दिया था वो व्यक्ति था HD सांकलिया। अब इन्होंने क्या माना? इन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता में जो तंदूरी चूल्हा मिला है, तंदूरी चूल्हे के अवशेष, ये तंदूरी चूल्हे एक समान बनाए गए हैं। यानी अपने ये कह सकते हैं कि कालीबंगा से जो अपने को तंदूरी चूल्हा मिला था उसको अपने कहते हैं कि वो ईरान या फारस से संबंधित है। और वहाँ की जो संस्कृति थी वो थी बलूच संस्कृति। ठीक है, वहाँ से अवशेष मिले हैं। और इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, कालीबंगा। तो ये HD सांकलिया का मानना है कि बलूचिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो आए थे, और यहाँ आने के बाद वो अपने साथ कुछ विशेषताएं लेके आए थे। जैसे सबसे प्रमुख विशेषता थी तंदूरी चूल्हा, जो दोनों सभ्यताओं में एक समान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अपने एक चीज़ और पढ़ी थी,
ये जो विचार है इनका रोमिला थापर और फेयर सर्विस ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के अनेक तत्व ऐसे हैं जो बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से उसको उत्पन्न मानते हैं, यानी वही विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी और वही विशेषताएं बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों में प्रचलित थी। ठीक है, तो ये था विदेशी मत। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्वदेशी मत, तो सबसे पहले आता है वैदिक आर्य, और इसके बारे में बीबी लाल, लक्ष्मण स्वरूप वत्स, के.टी. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुसालकर और एस.आर. राव, इनका ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य लोग थे। कैसे थे देखते हैं। वैदिक आर्यों से उत्पन्न या वैदिक आर्य निर्माता थे। वैदिक आर्य निर्माता थे। अच्छा, इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, ये जो मत है ये सबसे पहले दिया था बीबी लाल ने। यह मत सर्वप्रथम बीबी लाल ने दिया था। ये बीबी लाल वही है जिन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था। बीबी लाल और बी.के. थापर जो अपने पढ़ते हैं, तो जो बीबी लाल थे उनका ये मानना था कि वैदिक आर्य में जो लोग थे वही थे। कैसे? इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता वो अनार्य लोग थे। कौन थे? अनार्य लोग थे, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। देखो, ऋग्वेद में एक अप्रत्यक्ष संघर्ष की कहानी मिलती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जब आर्य लोग भारत में आए उस समय यहाँ पर पहले से अनार्य लोग निवास करते थे। आर्य वैदिक सभ्यता वाले, अनार्य जो पहले से यहाँ मौजूद थे। तो जो अनार्य लोग थे वो यहाँ रहते थे, दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया था इंद्र ने। किसने किया था? इंद्र ने। और इंद्र ने इन अनार्यों को मारा, इनके भवनों को गिरा दिया, इनको नष्ट कर दिया। इसीलिए इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई। इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुर यानी दुर्ग, दुर्ग को नष्ट करने वाला या गिराने वाला। तो ये जो उपाधि है ये इंद्र को मिली हुई है। और क्यों मिली हुई है? तो पहले से जो मौजूद थे अनार्य लोग, उनका विनाश करने के कारण। तो इसका मतलब वैदिक आर्यों से पहले भारत में जो लोग निवास करते थे उनको अनार्य अपने ऋग्वेद में कहा गया था। तो जो अनार्य लोग थे वही लोग सिंधु सभ्यता के लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग थे। ठीक है, तो वैदिक आर्यों का जो मत दिया था उसके पीछे कारण क्या है? ये कारण है। ठीक। उसके बाद अमलानंद घोष, जिन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सोंथी संस्कृति से संबंधित है। सोंथी संस्कृति आप समझते हो, बीकानेर के पास है। और सोंथी संस्कृति के कारण ही कालीबंगा को, इस संस्कृति को कालीबंगा प्रथम संस्कृति कहा जाता है। तो ये विचार दिया था अमलानंद घोष ने। और एक थे सुनीति कुमार चटर्जी एवं आर.डी. बनर्जी, जिन्होंने ये माना था कि वर्तमान में जो द्रविड़ लोग हैं दक्षिण भारत के, वो द्रविड़ ही इस सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। और इनके मानने का आधार था भाषाई आधार। इन्होंने माना था भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर ये माना था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ों की जो भाषा है वो है ब्राहुई। और ये वही भाषा है जो सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है। इनका मानना है, ये चटर्जी और बनर्जी का, सिंधु सभ्यता की भाषा। ठीक है, तो ये निर्माताओं के बारे में जो प्रमुख मत थे उनकी अपने बात की है। तो निर्माता में विदेशी भी अपने पढ़ लिए, स्वदेशी भी पढ़ लिए, दोनों को एक बार अच्छे तरीके से आप थोड़ा देख लेना। और
ये भी ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने कौन सा मत दिया था, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ये सुमेलित करने वाले में भी क्वेश्चन बन सकता है और अन्य प्रकार से भी ये बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया उद्भव, उद्भव हो गया और ये गई अपनी सारणी, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद अपने शुरू कर रहे हैं विशेषताएं। देखो नगर अपने सबसे लास्ट में करेंगे और इसकी आपको वैसे पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी नगरों की, क्योंकि एक एक नगर की विशेषताएं अगर अपने डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए जो प्रमुख नगर है उनको पढ़ लेंगे और बाकी आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ सबसे पहले अपने पढ़ना है नगर नियोजन। नगर नियोजन तो अच्छा विस्तार रह गया, विस्तार रह गया अभी। उद्भव के बाद अपने विस्तार देखना है। ये है सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। और विस्तार में पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। अगर मैं बात करूँ उत्तर, ये नॉर्थ साइड होती है मैप की हमेशा ऊपर वाली, उत्तर दिशा में वर्तमान जम्मू में एक स्थान है मांडा, चिनाब नदी के किनारे, वो सबसे उत्तर का स्थान है। और दक्षिण का स्थान है देमाबाद, महाराष्ट्र में है और ये परवरा नदी के किनारे है। वहीं अगर मैं बात करूं पूर्व में एक स्थान है आलमगीरपुर, जो कि आपके मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में स्थान है सुत कागेंडोर, बलूचिस्तान में, और ये दासक नदी के किनारे। पूर्व से पश्चिम लंबाई 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर है। ये इस प्रकार से है, वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लंबाई चौड़ाई में कुछ इस प्रकार है। थोड़ा देखते हैं आगे, हो सकता है हाँ ये मैप है। अब आप देखोगे, ये देखो, ये है सुत कागेंडोर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है सुत कागेंडोर। यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान है देमाबाद। ठीक है, और इधर ये है मांडा जम्मू कश्मीर में, और इधर आलमगीरपुर मेरठ में है। अच्छा इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये आपके मेरठ में है आलमगीरपुर। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ये लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ तो ये लिखा हुआ है सुत कागेंडोर, यहाँ मैं लिख देता हूँ देमाबाद, देमाबाद। यहाँ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये हो गया आपके मांडा। ठीक है, तो एक तो आपको ये विस्तार देखना है। दूसरा, अगर अपने थोड़ी सी आगे और डिटेल में बात करें तो यहाँ फिर मैं बात करूँगा सरायखोला, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अच्छा ये उधर चला गया, ये तो पूरा पाकिस्तान वाली साइड का मैप आ गया। ये रहा आलमगीरपुर इसमें। ठीक है, इसमें जम्मू वाला वो नहीं दिया, मांडा, इसमें वो नाम नहीं है, उसमें आलमगीरपुर नहीं था। और इधर देमाबाद, और ये आपके बलूचिस्तान में सुत कागेंडोर, ये पूरा यहाँ है आलमगीरपुर, मांडा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से इसका विस्तार है। अच्छा इसमें थोड़ी सी चीज़ें अपने और देखनी है। साइट्स बिलोंग अर्ली फार्मिंग कल्चर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, यानी नवपाषाण काल में जब कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, उस समय की प्रमुख साइट्स की बात करें तो आपने मेहरगढ़ का नाम सुना है, राणा गुंडई का नाम सुना है, रहमान डेयरी का नाम आपने सुन रखा है, आमरी का आपने नाम सुन रखा है। ठीक है, ये वो स्थल है जो कृषि, प्राचीन कृषि से संबंधित है। दूसरा है, मैं पेन भी कलर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। दूसरा स्थान है साइट्स बिलोंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो आप निशान देख रही हो ये इस प्रकार से, तो ये सारे कौन से निशान है सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें आप चाहे सरायखोला देख लो, ऐसे ही जलीलपुर, हड़प्पा,
ये जो हड़प्पा स्थल है ना, ये दोनों, ये निशान जितने भी है, जैसे आप कोटदीजी देखते हो, मोहनजोदड़ो, नौसारो, ठीक है, इसी प्रकार धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, अलाहदीनो, चहूदड़ो, बालाकोट, इसी प्रकार से कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, भगवानपुरा, आलमगीरपुर। तो ये वो सारे स्थल है। तो इस मैप को भी आप थोड़ा सा क्लियरली देख लेना। उसके बाद ये जो बॉक्स वाले हैं वर्गाकार, साइट्स बिलोंग पोस्ट इंडस कल्चर, तो ये उत्तर हड़प्पा काल जो अपने पढ़ा था, जिसमें अपने कौन सा पढ़ा था, जरीफ करूना, एक तो ये पढ़ा था। इसी प्रकार से चलो मथुरा तो है ही, ये इंडस रिवर होगी, बालाकोट भी उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और ये मॉडर्न सिटी, वर्तमान की जो बड़ी शहर है, जैसे ये कराची हो गया, इसी प्रकार अहमदाबाद हो गया, तो ये सारे स्थल है। तो मैप का विशेष रोल होता है किसी भी चीज़ को समझने में, ठीक है। ये एक मैप और है, ये पूरा का पूरा जो मैप है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। यहाँ से ये जो मैप है ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। ये इसमें आलमगीरपुर भी आ गया, सारे स्थल आ गए। अच्छा, ये कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना, ये है आपके कुल्ली, जो आप कुल्ली संस्कृति को पढ़ते हो ना, वो है, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है। उसी प्रकार से ये जो आप देखते हो ये है जोधपुरा संस्कृति, जोधपुरा संस्कृति। और इसी प्रकार से अगर आप सॉरी, ये है जोधपुरा संस्कृति, ये कौन सी है, जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो आप संस्कृति देखते हो ये है आहड़ बनास संस्कृति, उदयपुर में आहड़ बनास संस्कृति। तो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे इस मैप को देखोगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। अच्छा, पूरा का पूरा अगर अपने क्षेत्रफल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने देखना है। इसके अलावा और क्या हुआ, और अपने कई बार सबसे बड़ा नगर और सबसे छोटा नगर, उसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये लगभग आपके 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 200 हेक्टेयर। और इसकी विशेषता क्या है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, ठीक है। अब इससे छोटा नगर पहले तो अपने पढ़ते थे हड़प्पा, लेकिन बाद में जब भारत में राखी गड्ढी का उत्खनन शुरू हो गया, उसके बाद राखी गड्ढी को इतना विस्तृत मान लिया गया, अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा स्थल हो सकता है। तो वर्तमान में क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उससे छोटे अगर बात करें भारत में राखी गड्ढी, भारत से बाहर तो मोहनजोदड़ो ही होगा। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। उसके बाद अपने हड़प्पा, देखो राखी गड्ढी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है, लगभग 230 हेक्टेयर, लेकिन अभी तक उत्खनन का जो क्षेत्र है वो मोहनजोदड़ो से अभी तक कम है, इसलिए इसको दूसरा बड़ा नगर और भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हड़प्पा की बात करूं तो 150 हेक्टेयर, ठीक है। और उससे छोटा अगर बात करें तो धोलावीरा, ठीक है। और ये कुछ बड़े नगर थे, ये थे विस्तृत नगर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ
विस्तृत नगर। और मध्यम नगर जो है, मध्यम नगर, उसमें एक तो आपने ध्यान रखना है कालीबंगा आपका मध्यम है, यानी जो लगभग 10 से लेके 50 हेक्टेयर तक था। और अगर लघु की बात करें तो इसमें आप देखते हो लोथल, चहूदड़ो, ये लघु नगर थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो आज अपनी इतनी बातें हो चुकी है। चलो यहाँ देखते हैं, ये भी हो गया और ये पूरा परिचय पढ़ चुकी है। ठीक, इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। और सबसे पहली जो विशेषता है वो है नगर नियोजन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है नगर नियोजन। तो इसको अपने विस्तार से भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को समझ के भी पढ़ेंगे। नए पेज पे चलते हैं और यहाँ अपने लिखेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन, ठीक है। अब नगर नियोजन की अपनी बात करें, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की एक ये विशेषता है कि सभी में नगरों की लगभग समरूपता है। यानी जैसा मोहनजोदड़ो है वैसा ही धोलावीरा है, वैसा ही हड़प्पा है। नगरों में समानता है, हालांकि एक आधा अपवाद तो हर जगह विशेष रूप से होता ही है। जैसे बनवाली की बात करें तो यहाँ पर उचित जल प्रबंधन का अभाव था। वहीं अगर मकानों की बात करें तो कालीबंगा से कच्चे मकानों के विशेष मिले हैं। तो एक आधी चीज़ें इधर उधर हो सकती है, लेकिन बाकी सभी में समरूपता है। समरूपता, तो जब समरूपता है तो अपनी चीज़ों को एक साथ ही देखें। ठीक, सबसे पहले अपने क्या देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे ये दो भागों में विभाजित थे। मैं यहां लिख रहा हूं, सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। ठीक है, दो भागों में थे। एक था पूर्वी भाग, या इसको अपने पूर्वी दो भाग भी लिख सकते हैं, दो टिल्ले भी देख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो स्थल मिले हैं वो टिल्लों के रूप में मिले हैं। तो वर्तमान में ये जो स्थल है ये दो टिल्लों के रूप में मिले हैं। ठीक है, एक तो है आपका पूर्वी भाग और एक है आपका पश्चिमी भाग। एक है पश्चिमी भाग। एक बार मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा मैं मैप के द्वारा दिखाने का। ठीक है, यहां से अपने एक फाइल को ओपन करेंगे, इंपोर्ट। चलो वो फाइल शायद आज रह गई, कोई बात नहीं। वैसे मैप ही दिखाना था आपको, ये जो स्थलों का मैप है ये दिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अपने कल दिखा देंगे। तो दो भागों में विभाजित थे नगर, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। सबसे पहले ये जो दिशा होती है ये नॉर्थ होती है, इस कोने पे लिखा जाता है। तो नॉर्थ के हिसाब से अपने देखेंगे, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। ठीक है, पूर्वी नगर जो था ये निचला नगर था, निचला नगर। यहां लिख रहा हूं मैं, ये था निचला नगर, यानी जो नीचे की भूमि थी उस पर बना हुआ था। और ये जो पश्चिमी भाग है ये ऊंचाई पर स्थित था, ये था
ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज देख सकते हो कि जो टीला ऊंचाई पर है या ऊंचे स्थान पर बनाया गया है वो विशेष लोगों के लिए होगा। ये जो पश्चिम भाग का टीला है इसको दुर्ग टीला भी कहा जाता है या इसको गड्डी भी कहा जाता है, दुर्ग टीला या गड्डी। और ये जो पूर्वी भाग का था इसको कहा जाता है आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र। पहले इसी की बात कर लेता हूं मैं। चलो आकार की बात करें तो ये बड़े आकार में था, उसकी अपेक्षा बड़े आकार में, ये बड़े आकार में था, आवासीय क्षेत्र था, बड़े आकार में था, निचले भाग पर बना हुआ था। सामान्य लोगों के भवन, सामान्य लोगों के भवन। अब सामान्य लोग कौन कौन होते हैं? जैसे अपने कह सकते हैं कि सामान्य लोगों में श्रमिक हो गया, शिल्पी हो गया, या कृषक हो गया, ये लोग। ठीक है, इन सभी लोगों के भवन इस पूर्वी भाग यानी जो निचला जरूर था लेकिन आकार में बड़ा था यहाँ बने हुए थे। और ये सामान्य लोगों का था तो यहाँ पर सामान्य मकान ही आपको मिलेंगे, चाहे वो एक सिंपल घर है जैसे 2-4 मकानों वाला हो। यहाँ पर दुर्ग या इसको गड्डी कहा जाता है, इसको नगर टीला भी कहा जाता है, निचला नगर भी है और इसको नगर टीला भी कहा जाता है। तो एक था दुर्ग टीला, एक था नगर टीला। दुर्ग टीले की क्या विशेषता है? ये ऊंचाई पर स्थित था, इसके अलावा यह आकार में छोटा था, आकार में छोटा। ठीक है, और विशिष्ट लोगों के रहने की जगह थी, ये विशिष्ट लोगों का निवास। ठीक है, और इसमें विशिष्ट लोगों में कौन आएगा? जैसे पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग, और इसमें कोई शासक वर्ग होगा तो उनके रहने का स्थान था। इसके अलावा इसी में प्रशासनिक भवन मौजूद था, प्रशासनिक भवन इसी में मौजूद था। ठीक है, अन्नागार इसी में मौजूद था, जो आप मोहनजोदड़ो से देखते हो। विशाल स्नानागार जो आपको मिलता है वो भी इसी में था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित थे नगर, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। और पश्चिम भाग में जो विशिष्ट लोगों के रहने का स्थान था इसको अधिकांशतः 4 दीवारी से यानी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। ये सुरक्षा दीवार। देखो यहाँ कुछ मैं आपको मतभेद बता दूं। ये जो क्षेत्र था दुर्ग टीला, ये सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं है कि नगर टीला भी सुरक्षा दीवार से घिरा हो। कुछ स्थानों पर इसके अवशेष मिले हैं, कुछ के नहीं मिले। इसके अपने सुरक्षा दीवार के बारे में विशेष रूप से 2-4 तथ्य अपने जरूर पढ़ेंगे। जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा के दोनों ये जो भाग है ये एक ही सुरक्षा दीवार अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। चहुंदड़ों में एक भी सुरक्षा दीवार नहीं मिली। तो वो जो अपवाद है उनको पढ़ेंगे, लेकिन अधिकांशतः सुरक्षा दीवार इस दुर्ग टीले या पश्चिमी भाग को ही घेरे रहती थी। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये इतना ध्यान में रखना है। अब प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, लेकिन कुछ अपवाद भी है, तो मैं यहां अपवाद लिख रहा हूं। अपवाद ये है, एक शहर है धोलावीरा गुजरात में, प्लस राखी गढ़ी। ये जो दोनों स्थान है ये दोनों 3 भागों में विभाजित थे, 3 भागों में विभाजित, यानी यहाँ 3 टीलों के अवशेष मिले हैं। दोनों के बीच में एक मध्यम टीला और मिला है। तो 3 टीलों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा और राखी गढ़ी।
अपवाद नंबर 2, एक तो ये हो गया पहला अपवाद। दूसरा ये है कि लोथल का जो दुर्ग टीला है, यहां आप देखोगे प्रत्येक नगर में पूर्वी टीले के पश्चिम में दुर्ग टीला आपको मिलेगा, लेकिन लोथल में पश्चिमी टीला जो था, पश्चिमी टीला नगर टीले के दक्षिण पूर्व में स्थित था, दक्षिण पूर्व में स्थित था। तो अपवाद नंबर 2 ये है लोथल के बारे में। ठीक है, पहला अपवाद धोलावीरा और राखी गढ़ी जो 3-3 भागों में विभाजित थे, और दूसरा अपवाद ये था लोथल के बारे में कि इसका जो पश्चिमी टीला है वो पश्चिम दिशा में ना होकर दक्षिण पूर्व में स्थित था। ठीक है, और अपने आगे चलें तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर इस नगर की क्या विशेषता थी वो अपने देखते हैं। दूसरी विशेषता के बारे में मैं लेके आता हूं सुरक्षा दीवार। सुरक्षा दीवार, ठीक है। सुरक्षा दीवार का जो निर्माण है वो आपको कच्ची ईंटों से देखने को मिलेगा, कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित ये सुरक्षा दीवार थी। हालांकि एक अपवाद ये है कि सुरकोटदा की जो सुरक्षा दीवार है वो पत्थरों से बनी हुई थी। ठीक है, तो सुरक्षा दीवार का निर्माण होता था कच्चे ईंटों से। ये ईंटों के बारे में भी आपको एक पूरी सारणी याद रखनी है। कैसे? पक्के ईंटों का निर्माण मकानों में, कच्चे ईंटों से सुरक्षा दीवार और सड़कें, ये दोनों काम कच्चे ईंटों से किए जाते थे। हालांकि कालीबंगा में भवन निर्माण भी कच्चे ईंटों से मिला है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। वैसे पक्के ईंटों से भवन में बनेंगे, पत्थरों से भवन बनेंगे। सुरक्षा दीवार जो है ये कच्चे ईंटों से बनेगी, लेकिन सुरकोटदा में पत्थर की दीवार है। ठीक है, और कच्चे ईंटों से सड़कें बनाई जाएगी। इसके बाद अगर आप गोल ईंटों की बात करो तो गोल ईंटों से एक तो उनको अपने फन्नीदार ईंटें कहते हैं, तो फन्नीदार ईंटों का उपयोग कुओं में जो परवाड़े बनाते थे उसमें होता था, या फिर घरों का जो मेहराब है उसमें होता था। इसके अलावा अलंकृत ईंटों की बात करें तो वो कालीबंगा से फर्श में मिला है। और अगर एल आकार की ईंटों की बात करें तो वो फर्श में कोनों में लगाने के लिए एल आकार की ईंटों का यूज किया जाता था। तो ये 5 प्रकार की ईंटें हैं। अपने आगे जब ईंटें पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना सुरक्षा दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित है। अच्छा, सुरक्षा दीवार किस भवन की होती थी? अधिकांशतः ये दुर्ग टीले में, दुर्ग टीले में। लेकिन अपने को तो कुछ विशेष चीजें पढ़नी है। जैसे नंबर 1, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब यहां क्या मिला? यहां पर दोनों टीले अलग अलग सुरक्षा दीवार में, सुरक्षा दीवार या प्राचीर, सुरक्षा प्राचीर में है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने कालीबंगा को पहले रखा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बाद में। ऐसा इसलिए, देखो पहले एक कालीबंगा के बारे में ही ऐसा अनुमान था कि इसके जो दोनों टीले हैं वो अलग अलग दीवार से गिरे हुए हैं, लेकिन वर्तमान का जो शोध है उससे ये पता चला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ऐसा था। ठीक है, कैसे था? अगर मैं यहाँ आपके सामने 2 टीले बनाऊं, एक तो चलो पश्चिमी लिख देता हूँ, ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला। ठीक है, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसके जो सुरक्षा दीवार है वो इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, सुरक्षा दीवार दोनों अलग अलग बनी हुई है 3 जगह से, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सुरक्षा दीवार में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बने होते थे, प्रवेश द्वार भी बने हुए थे।
तो पहला तो कालीबंगा के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, नंबर 2 बात करें, नंबर 2 चहूदड़ो। इसकी विशेषता यह है कि एक भी सुरक्षा दीवार नहीं मिली। एक भी सुरक्षा दीवार नहीं मिली, ठीक है। तो चहूदड़ों से ठीक है, तो ये चहूदड़ों के बारे में है। नंबर 3 में अगर मैं बात करूं लोथल व सुरकोटदा, लोथल व सुरकोटदा, अगर इसकी मैं बात करूं तो दोनों जो टीले थे ए और बी, या जिनको पूर्वी पश्चिमी टीले कहते हैं, वो दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए थे, एक ही दीवार से घिरे हुए थे। कैसे? ये है पश्चिमी टीला, ये है पूर्वी टीला, इस प्रकार से, और इनके चारों ओर एक ही सुरक्षा दीवार, तो ये है एक दीवार, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर, और 4 नंबर में अपने देखते हैं बनवाली। ठीक है, बनवाली की एक अलग ही विशेषता है। इसमें क्या है कि बनवाली का जो नगर है, ये 2 टीले हैं, पश्चिमी और पूर्वी। यहाँ पर पश्चिमी टीले को इस प्रकार से सुरक्षा दीवार में रखा गया है, लेकिन इसी सुरक्षा दीवार के चारों ओर एक दीवार इस प्रकार से है। अब यहाँ क्या हुआ, ये जो इस बनवाली में गड्डी क्षेत्र है, गड्डी टीला, ये भी सुरक्षा दीवार में है, प्लस दोनों टीले ये भी एक दीवार में, यानी इस ओनली गड्डी क्षेत्र की एक ऐसे दीवार है, ऊपर से इस प्रकार से दीवार के जो अवशेष मिले हैं वो इस प्रकार से है। तो ये कुछ अपवाद है सुरक्षा दीवार को लेके। और आज इस क्लास में अपने बहुत कुछ देख चुके थे, अगर अपने यहाँ चलते हैं, बाकी का कल ही करेंगे। उद्भव और विस्तार अपने कर लिया, यहाँ तक आ चुके हैं अपने, और उसके बाद नगर नियोजन जो अपने विशेषता चल रही है। अब आगे क्या है कि मेरा विचार है आपको मैप से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से करवाने का। तो वैसे तो देखो सड़कें करवाने वाली है तो समकोण पर काटती है, ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति उसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसको देखेंगे, या अपने भवनों की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, मेरा विचार है आपको एक एक चीज़ चित्र सहित आपको समझाने का मेरा विचार है, तो उस चीज़ को आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में आज इतना ही करेंगे। आपको शाम को ये क्लास मिल जाएगी, और तब तक आप बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।